हेलो। हाय। ए ଭାଇଙ୍କର ଆଣିକି କନେକ୍ଟ କରିକି ଦେଖୁଥିଲୁ। ଭାଇଙ୍କର ଆଣିକି କନେକ୍ଟ କରିକି ଦେଖୁଥିଲୁ। ଭାଇଙ୍କର ଆଣିକି କରୁଥିଲି। ତାପରେ କେମିତି କନେକ୍ଟ କଲୁ? ତାପରେ ହଉଛି ପୁଣି ମୋର ଟ୍ରାଏ କରି ହେଲା ଫାଇନାଲି ଆଉ। ତାର ବି ସେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଆଡିକି ହେଲା। କାହାର ପୂଜାରଟି? ହୁଁ। ନା ନା ମୋର ଆହୁରି ଅଧଘଣ୍ଟା ଥିଲା ହେଇଗଲା। ତାର ବି ସେଇ ଥିଲା। ମୋର ବି ସେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଥିଲା ହେଇଗଲା ଭାଇନା ସବୁ କଲି ତାପରେ ମୁଁ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କଲି ହେଲା। ମୁଁ ପୁରା ଟେନସନ ହେଇଗଲି ଅଧଘଣ୍ଟେ ପଳେଇଲାଣି କଣ କରିବି। ତୋର ତ ହେଇଯାଇଛି କନେକ୍ଟ ମୁଁ ତତେ କାହିଁ ପଠଉଛି। देखिए, दो महत्वपूर्ण क्लास के बाद ये जो तीसरा क्लास है ये भी काव्य शास्त्र पर है। ये लेकिन पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर है। मैंने कुछ विषय आपको दिया था और पढ़कर आने के लिए कहा था। आपको क्या क्या मैंने विषय दिया था, किसे क्या विषय दिया था, जरा मुझे बताइए। मुझे याद है, झूठ मत बोलिएगा। आप उसको प्रस्तुत करेंगे एक एक करके। जैसे लोंजाइनस के उदात्त तत्व मैंने एसके को दिया था। अरस्तु किसके किसे दिया था बताओ? अरस्तु किसे मिला था रश्मिता तुम्हें? नहीं सर मुझे नहीं, मैं क्लास में नहीं था तब। बहुत अच्छा किया था। नहीं सर मुझे पता नहीं था कि क्लास है, क्योंकि मेरा भैया का नंबर है ना इग्नू में, तो भैया के पास मैसेज आया था, तो मुझे नहीं पता था कि क्लास है। तो ये आपकी तो सबसे बड़ी गलती है, आपने अपना नंबर क्यों नहीं दिया इग्नू को? इग्नू कैसे जाने मेरा कि लोग। नंबर नहीं था ना, पर्सनल नंबर। ठीक है। जयश्री तुम्हें कुछ अलर्ट हुआ था? जयश्री, जयश्री दास, सदाशिव, सदाशिव करके जो है। जयश्री तुम्हें कुछ अलर्ट हुआ था? देखिए जैसे मैंने कहा पढ़कर आइए। आज कोई नहीं है, केवल इसके हैं, बाकी कोई नहीं है। सब चले गए। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। केवल हम आपको कहेंगे और आप यहाँ भागवत सुनकर जाएंगे। ऐसी ऐसी स्थिति है। ठीक है चलिए, हमें क्या है। अरस्तु का काव्य सिद्धांत, इसी की चर्चा करते हैं। तो अरस्तु के काव्य सिद्धांत में हमें क्या करना होगा जरा देखिएगा। कि अरस्तु के काव्य सिद्धांत के अंतर्गत
अरस्तु अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत क्या क्या है, जरा देखो, कोई तो बताए क्या है अरस्तु में। हेलो, हेलो, कोई तो अनम्यूट करके कहें कि क्या है। अरे यार, सब लोग चुप कैसे हो गए। कोई बताए कि अरस्तु, हाँ। जी सर, अरस्तु का साहित्य सिद्धांत। हम्म। साहित्य उद्देश्य। सिद्धांत का देखिए, साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत दो बातें आती हैं। एक तो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत है, अरस्तु का त्रासदी विवेचन है। अब मैं इनमें से आपके क्या है। अरस्तु के काव्य चिंतन है एक, समझ उसके अनुकरण बाद। संबंधी। सर, हम्म। अनुकरण संबंधी अवधारणा हाँ, अरस्तु तथा प्लेटो के अनुकरण संबंधी विचारों का तुलनात्मक अध्ययन सर। ठीक है, उसके बाद और कुछ नहीं है। अरस्तु का चिंतन। हाँ, चिंतन वही है, चिंतन उसके बाद फिर। उसके बाद सर अवधारणात्मक अनुमति तथा अनुकरण नहीं, सिद्धांत तथा तुलनात्मक विवेचना। अच्छा, विरेचन सिद्धांत है क्या। हाँ, विवेचन सिद्धांत है सर। विरेचन विरेचन विवेचन नहीं, विरेचन सिद्धांत है। विवेचन सिद्धांत नहीं है सर। अच्छा, ठीक है, तो अनुकरण सिद्धांत की ही बात करते हैं। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। अरस्तु यूनान के दार्शनिक था, जिसे अंग्रेजी में आप प्लेटो कहते हैं, जो अरिस्टोटल कहते हैं, उसका हिंदी नाम अरस्तु है। ये प्लेटो का शिष्य था और इसका जीवन काल 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इन्होंने सिकंदर महान को शिक्षा दी थी। इनका यूनानी नाम अरिस्टोतेलेस माना जाता है। इन्होंने अरस्तु ने एक अकादमी की स्थापना की और इन्होंने अपोलो नाम पर, एशियन नाम से अपना एक निजी विद्यापीठ की स्थापना की। इन्होंने 400 से अधिक ग्रंथ लिखे। अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु के साहित्य चिंतन में 3 सिद्धांत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक तो अनुकरण सिद्धांत, दूसरा त्रासदी सिद्धांत, तीसरा विवेचन सिद्धांत। इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं। एक तो पोइटिक्स या उसे पेरीपोएटिकेस भी कहा जाता है, जो काव्य शास्त्र से संबंधित है, और दूसरा है हेटेरियस, जो भाषण शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। पोएटिक्स, जिसे पेरीपोएटिकेस या काव्यशास्त्र संबंधी ग्रंथ माना जाता है, ये एक छोटी सी पुस्तक है। इसमें कुल 26 अध्याय हैं। यह पुस्तक अरस्तु ने अपने छात्रों को अध्यापन के लिए नोट्स के रूप में तैयार की थी। इसमें काव्य की उत्पत्ति, काव्य की प्रकृति, काव्य के भेद, काव्य का प्रयोजन, इस विषय पर गंभीर और व्यापक रूप से चिंतन हुआ है। इसी रचना में इन्होंने, यानी पेरीपोएटिकेस में, अरस्तु ने ट्रेजेडी यानी दुखांत काव्य, एपिक यानी महाकाव्य, और एवं कॉमेडी जिसे सुखांत का नाटक माना जाता है, इसकी चर्चा की है। और अनुकरणात्मक काव्य के रूप में इन सभी रूपों में ट्रेजेडी को उन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया है, दुखांत को उन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया है। पोइटिकस के 14वें अध्याय में 6 से 19वीं तक, यानी 6 अध्याय से लेकर कुल 26 अध्याय हैं पेरीपोएटिकेस में, और इन 26 अध्याय में से केवल 14 अध्यायों में उन्होंने दुखांत काव्य का वर्णन किया है।
अनुकरण सिद्धांत अरस्तु का। अनुकरण शब्द यूनानी भाषा के मिसेसिस एवं अंग्रेजी भाषा के इमिटेशस शब्द से रूपांतरित होकर हिंदी में आया है। अरस्तु ने काव्य को सौंदर्यवादी दृष्टि से देखकर इसे राजनीतिक, दार्शनिक एवं नीतिगत बंधन से मुक्त किया। अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति की अनुकृति है। यहाँ प्रकृति से उनका अभिप्राय बाह्य गोचर रूप के साथ साथ उसके आंतरिक रूप से है। अरस्तु से पहले उनके गुरु प्लेटो के द्वारा भी अनुकरण सिद्धांत का विवेचन हुआ था। देखिए, प्लेटो और अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में क्या समानता है और क्या विषमताएं हैं, असमानताएं हैं। प्लेटो मानता है कि काव्य त्याज्य है, यानी उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो प्रत्यय जगत को सत्य मानता है। ईश्वर उसकी दृष्टि में सत्य है। ये संसार जो है इसकी अनुकृति है, अतः संसार की अनुकृति काव्य है। यानी ईश्वर सत्य है, का प्रत्यय जगत सत्य है, वस्तु जगत मिथ्या है और साहित्य जगत उससे भी मिथ्या है। इस प्रकार काव्य अनुकरण का अनुकरण है, क्योंकि संसार जो है ईश्वर की कृति का अनुकरण करता है और काव्य जो है संसार का अनुकरण करता है। अनुकरण सदैव अधूरा होता है, क्योंकि अनुकरण कोई पूर्ण नहीं होता, अनुकरण से कोई कार्य नहीं हो सकता। अतः संसार अर्ध सत्य है, काव्य जो है चौथाई सत्य है और उसमें जो 3/4 झूठ है। यानी ये प्लेटो के अनुसार कविता अनुकरण का अनुकरण है, अतः सत्य से दुगुना दूर है। अरस्तु ने प्लेटो से भिन्न मत रखा। अरस्तु ने क्या कहा? काव्य वस्तु के 3 रूपों का अनुकरण होता है। अरस्तु बताता है कि प्रतीयमान रूप का अर्थ जैसा अनुकर्ता को प्रतीत होता है, संभाव्य रूप अर्थात जैसा वो हो सकता है, आदर्श रूप अर्थात जैसा वह होना चाहिए। देखिए, इनमें से अरस्तु ये बताता है कि प्लेटो जो कहता है कि काव्य अनुकरण का अनुकरण है, प्लेटो कहता है ठीक है, ये एक जगह तक ठीक है कि काव्य अनुकरण का अनुकरण है, लेकिन जैसे अनुकर्ता जो उसका अनुकरण करता है वो जैसा देखता है उसी प्रकार लिखता है। लेकिन एक और है, वो कुछ ऐसा हो सकता है उसका भी चित्रण करता है कल्पना के जरिए। एक ये भी है कि ऐसा होना चाहिए उसका भी चित्रण करता है। तो इसी प्रकार उन दोनों में मत पार्थक्य है। अरस्तु ने अनुकरण को हूबहू नकल नहीं माना, जबकि प्लेटो ने उसे नकल माना है। उनके अनुसार कभी वस्तुओं को उनकी यथास्थिति रूप में वर्णित नहीं करता, अपितु उनके तर्कपूर्ण संभाव्य रूप में वर्णित करता है। ऐसा हो सकता है या ऐसा होना चाहिए इस रूप में भी वर्णित करता है। वस्तुतः कवि या कलाकार अपनी संवेदना और अनुभूति से अपूर्णता को पूर्णता प्रदान करता है और उसे आदर्श रूप देता है। अनुकरण को मात्र नकल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें जैसा होता है, जैसा हो सकता है और जैसा होना चाहिए, इन तीनों में अंतर देखिए। प्लेटो कहता है जैसा होता है कलाकार वैसा अनुकरण करता है, जैसा है उसका अनुकरण करता है। लेकिन अरस्तु नहीं मानता। अरस्तु कहता है कि इससे भी ऊपर है, जैसा है, जैसा होना चाहिए और जैसा हो सकता है, इनके बारे में भी उन्होंने कहा है। तो अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के महत्वपूर्ण तथ्य इस सिद्धांत में प्रमुख 3 बिंदुओं का समावेश किया जाता है। प्लेटो ने काव्य शास्त्र को दर्शन शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र के जोड़कर वर्णित किया है। ये दोनों में समानता और विषमता देखिए। प्लेटो ने काव्य शास्त्र को दर्शन शास्त्र से जोड़ा, राजनीति शास्त्र से जोड़ा और इसे अपना स्वरूप दिया। अरस्तु ने काव्य शास्त्र की एक स्वतंत्र परिचिति है और स्वतंत्र रूप से उसकी समीक्षा की। प्लेटो ने ये कहा कि कविता जो है अनुकृति की अनुकृति है, लेकिन अरस्तु कहता है कि ये जो अनुकृति जो है मनुष्य का मूल स्वभाव है और कविता जगत की अनुकृति है और अनुकरण ये मनुष्य का मूल स्वभाव है, उसकी संवेदना में है, उसके मूल स्वरूप में है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायी होती है। प्लेटो मानता है कि आनंददायी नहीं है। हम अनुकृत वस्तु में मूल का सादृश्य देखकर आनंद प्राप्त करते हैं, ऐसा अरस्तु मानता है। अनुकरण के द्वारा भयोत्पादक वस्तुओं को भी इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि आनंददायक प्रतीत होने लगे। कभी कभी देखिए,
जब हम अनुकरण करते हैं, एक बाघ का चित्र हम रखते हैं, तो बाघ के चित्र देखकर हमें कभी कभी डर लगता है, लेकिन जब हम उस चित्र के सामने एक पिंजरा रख देते हैं, तो हमारा चित्त जो है भाव खत्म हो जाता है। काव्य इसी प्रकार उन्होंने, अरस्तु ने काव्य सिद्धांत में इस प्रकार बात कही है। तीन बातें महत्वपूर्ण है अनुकरण सिद्धांत में। प्लेटो ने कहा कि काव्य अनुकरण का अनुकरण है, लेकिन अरस्तु इसका खंडन करता है। अरस्तु कहता है काव्य केवल अनुकरण का अनुकरण नहीं है, इसमें काव्य कैसा होना चाहिए, काव्य कैसा है ये भी है, काव्य कैसा हो सकता है ये भी है, और काव्य को कैसा होना चाहिए ये भी है। यानी लास्ट जो तीन दो है, ये प्लेटो से अपना अभिन्न मत पोषण करता है। तो आगे जो है बताइए आगे क्या है। आगे क्या है जरा बताइए। आगे कोई और क्या कोर्स में है जरा बताइए आप। लोंजाइन्स उदांत की संकल्पना। लोंजाइन, इसके आपको बताया गया था, आप बताएंगे। जी सर। अब बताइए, आप बताइए, फिर हम उसकी चर्चा करें। जी सर। जैसे कि सर बताए हैं कि अभी हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र में जो मतलब कवियां हैं उनके बारे में अभी हमारे सिलेबस में है। जैसे कि प्लेटो, प्रथमतः प्लेटो आते हैं, देन सर बताए अभी अरस्तु, देन तीसरे नंबर में आते हैं लॉन्जाइन्स। लॉन्जाइन्स का मतलब लॉन्जाइन्स का जन्म ईसा तीसरी शताब्दी में माना गया है, पर कुछ विचारकों का मत है कि वो प्रथम शती में उनका जन्म हुआ है। देन उनका अंग्रेजी नाम लॉन्जिनस था एंड यूनानी नाम लॉन्जिनस है। लॉन्जेंस एक पुस्तक लिखते हैं जिनका नाम है पेरिस्टुतुस, जो यूनान भाषा में रचित है। अरस्तु के पेरिपोइटिस काव्यशास्त्र के बाद लॉन्जेंस का पेरिस्टुतुस काव्यशास्त्र आता है। इसमें आता है कि मतलब पेरिस्टुतुस का अर्थ क्या है। पेरिस्टुतुस का अर्थ है कि ऊंचाई में मतलब ऊंचाई को जाना, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है ऑन द सबलाइन। उसके बाद हम देखें कि उदात्त की अवधारणा की पृष्ठभूमि क्या है। तो लॉन्जेंस का टॉपिक है कि लॉन्जेंस जो उदात्त के बारे में बोल रहे थे, वो उदात्त का मतलब उदात्त की अवधारणा क्या है। लॉन्जेंस तो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक यूनानी विचारक थे, दार्शनिक थे, साहित्यकार थे और एक श्रेष्ठ वक्ता भी थे। तो जिस समय लॉन्जेंस के द्वारा उदात्त की अवधारणा प्रस्तुत की गई, उस समय जो यूनान देश था, यूनान देश छोटे छोटे गणराज्यों में विभक्त था, जैसे कि एथेंस, स्पार्टा, ऐसे मतलब अनेक छोटे छोटे राज्यों में वो विभक्त था। तो उस समय क्या होता है कि मतलब हमारी इंडिया में जैसे देखते हैं कि महाभारत हो या मतलब जैसे कि राजपूताना हो, जैसे छोटे छोटे राज्य थे, उनका सीमा को वर्धित करने के लिए या उनके राज्य को मतलब ज्यादा तरक्की करने के लिए उनके बीच जैसे होता था, ऐसे ही उधर भी ऐसे ही मतलब युद्ध लगा रहता था। तो ऐसा नहीं कि मतलब वो छोटे छोटे राज्य थे तो
किसी राज्य में ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो इस राज्य में कम होगा। युद्ध के लिए उनको सैनिक भी चाहिए, तो उधर के जो राजा और जो सेनापति होते हैं वो ऐसे बोल देंगे तो कोई भी नहीं आ जाएगा ना। तो उनको बोलने का तरीके से बोलने पर ही मतलब साधारण जनसाधारण युद्ध के लिए आएंगे। तो इसको ही लॉन्जेंस बोलते हैं उदार। भाषा शैली के कहने के भाषा को कहने के शैली को ही उदार का नाम देते हैं लॉन्जेंस। लॉन्जेंस में भाषा की सर्वोत्कृष्ट कला सिखाई है, जिसको अपने मनोविज्ञान और समाज विज्ञान को जोड़ दिया है। उसके बाद देखते हैं उदार का सिद्धांत। उदार क्या है? ऊपर की ओर उठना। उदार का अर्थ है ऊपर की ओर उठना। मतलब अभी कोई मान लीजिए कि 0 लेवल पे है, उसको ऐसे एक बात बोलिए कि वो मतलब आपके बात को सुन के उसके अंदर इतना गंभीर प्रभाव पड़े कि वो थोड़ा मतलब ऊपर बढ़ने की चेष्टा करे। उसको ही लॉन्जेंस बोलते हैं कि उदार। हालांकि लॉन्जेंस ने उदार को कहीं भी परिभाषित नहीं किया है, उसे एक ऐसे अवधारणा के रूप में ही प्रस्तुत किया है जिसका सामान्यीकरण वो सभी लोगों में पहले से ही मानते हैं। फिर भी उदार को बाद में कोई व्याख्याकारों ने कोई अर्थ दिए हैं, जैसे कि परिष्कार, शोधन, शुद्धि, ऊपर की ओर उठना है। शुद्धि मतलब हम मंदिर जाते हैं, आत्मा शुद्धि होता है, तो क्या लगता है मंदिर जाते हैं तो आत्मा शुद्धि होता है, अभी कुछ करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तरक्की करेंगे, ऐसे ही। कल के क्लास में हम पढ़े थे कि मतलब जैसे कि उसने कहा था, एक कहानी पढ़े थे, तो उसने कहा था मतलब वो जो लोहान सिंह था, कैसे मतलब 25 वर्ष पहले एक लड़की के साथ मिला था। देन वो फौजी में भर्ती होने के बाद फिर वो उसका जो सुबेदार था या जो मतलब सौभाग्य था या फ्रेंड था, उसके पत्नी के रूम में वो सुबेदारनी को देखती है। देन सुबेदारनी बोलती है कि युद्ध में मेरा पति और पुत्रों को सही सलामत रखना, और ऐसा बोलता है। तो उसके जो सुबेदारनी और जो लहान सिंह के बीच जो मतलब एक प्रेम है, उस बात को लेके कैसे लहान सिंह उसके पति और पुत्रों को बचाता है, वही भी एक उदार है। उदार की अवधारणा। उदार का सीधा मतलब ऐसा है, ऐसे विचार जो इसके जरा मैं उसे थोड़ा ये कर दूं, कंसाइज कर दूं, फिर आप कहते रहिए। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चूंकि इस क्लास में केवल हमें बिंदुवार आगे चलना है, इसीलिए मैं बिंदुओं को छूता हुआ आगे बढ़ जाता हूँ, नहीं तो फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो देखिए, आपने भूमिका तो बता दी। उदात्त के जो उदात्त को परिभाषित करते हुए लोन्जाइनस क्या कहते हैं, जरा सुनिए। उदात्त को परिभाषित करते हुए लोन्जाइनस, जिसे आप हिंदी में लोंगिनुस भी कहते हैं, वे लिखते हैं अभिव्यक्ति की विशिष्टता और उत्कर्ष ही औदात्य है। अभिव्यक्ति की विशिष्टता और उत्कर्ष ही औदात्य है। सबलिमिटी is always an eminence and excellence in language। उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। तो इस प्रकार वे कहते हैं कि विरोधों के सामंजस्य, ये बता यही सा। एक मिनट की उदात्त के उन्होंने बताया, उदात्त के तत्व के बारे में बताया। एक तो है विचार की महत्ता, दूसरा है भाव की तीव्रता, तीसरा है अलंकार का समुचित प्रयोग, चौथा है उत्कृष्ट भाषा, पांचवा है रचना की गरिमा या गरिमामयी अभिव्यक्ति।
तो विचार की महत्ता, ये उदात्त के तत्व हैं। लॉन्जाइनस ने उदात्त के तत्वों में विचार की महत्ता का सबसे महत्वपूर्ण वर्णन किया, स्थान दिया है। विचार की महत्ता तब तक संभव नहीं है जब तक एक वक्ता या लेखक की आत्मा ही महान न हो। यानी जब आत्मा महान हो तब जाकर उस व्यक्ति, उस रचनाकार की कृति महत्वपूर्ण मानी जाएगी। यानी जो तुलसीदास ने स्वांत सुखाय की बात कही है वही बात है। यानी आत्मा के स्तर पर, यानी कवि या साहित्यकार तब एक अच्छा साहित्य का सृजन कर सकता है जब उसका आत्मा महान है। जब तक वक्ता या लेखक की आत्मा महान न हो, वे कहते हैं औदात्य महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। महान आत्मा का अर्थ व्यक्ति के चरित्र, उसके आचार, उसका व्यवहार, उसके प्राचीन श्रेष्ठ रचनाओं का ज्ञान, ये महान विचारों की महानता है, विचार की महत्ता। फिर भाव की तीव्रता, यानी लॉन्जाइनस अपना अभिप्राय प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं, मैं विश्वास पूर्वक कहना चाहता हूं कि उचित स्थल पर भव्य भाव के समावेश से बढ़कर उदात्त की सिद्धि का और कोई साधन नहीं है। जो भाव की तीव्रता है, पूरी पेरीहुप्सस के विभिन्न प्रसंगों में लोंगिनस के कथनों से ज्ञान होता है कि उदात्त के लिए भी भाव की तीव्रता को प्रबल आवश्यक मानते हैं। अलंकार का समुचित प्रयोग, वे अलंकार का समुचित प्रयोग के समर्थक हैं। इसीलिए वे कहते हैं प्रत्येक वाक्य में अलंकार की झंकार व्यर्थ का आडंबर होगा। इसीलिए अलंकार का प्रयोग वही होना चाहिए जहां आवश्यक हो और उचित प्रतीत हो। और फिर उत्कृष्ट भाषा के संबंध में वो बताते हैं, उत्कृष्ट भाषा के अंतर्गत लॉन्जाइनस ने शब्द चयन और भाषा सज्जा को लिया है। उन्होंने विचार और पदविन्यास को एक दूसरे की आश्रित माना है। अतः उदात्त विचार क्षुद्र साधारण शब्दावली द्वारा अभिव्यक्त न होकर गरिमामयी भाषा में अभिव्यक्त हो सकते हैं। तो रचना की गरिमा, ये उनका पांचवा है। तो जिस तरह अंग अंग अलग रहकर शुभाजनक नहीं होते, अपने स्थान पर आनुमानिक रूप से जुड़कर ही वे सौंदर्य सृष्टि करते हैं, उसी प्रकार अभिव्यक्ति जब गरिमामय होती है तब बहुत कारगर होती है, बहुत प्रभावी होती है। यही स्थिति उदात्त के निष्पादक तत्वों की भी है। कैसे विचार के साथ कैसे भाव का मिश्रण होने से उचित होगा, भाव संप्रेषण सही ढंग से हो पाएगा, उनमें से कौन से अलंकार उपयुक्त होंगे, किस तरह के पद किस क्रम से विन्यस्त होकर अभिष्ट प्रभाव उत्पन्न करेंगे, इन बातों का ठीक ठाक आकलन किए बिना रचना में गरिमा नहीं आ सकती। यानी सबका मिश्रण ही गरिमा में अभिव्यक्ति ला सकती है। तो इस प्रकार जो इस अलंकार में लॉन्जाइनस के विरोधी तत्व जो है, एक तो है शब्दाडंबर, दूसरा है बचकानापन, तीसरा है मिथ्या भाव, भावाडंबर। ये उदात्त के दोष माने जाते हैं। तो इस प्रकार हमने आपके सामने लॉन्जाइनस का जो उदात्त तत्व है ये आपके सामने रखा। इसके आगे और क्या है जरा आप बताइए, फिर आगे हम बढ़ेंगे। बताइए क्या है लॉन्जाइनस के बाद और क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ की भाषा शैली क्या है बताइए। केवल विलियम वर्ड्सवर्थ थोड़ा हो, काव्य भाषा की अवधारणा। अच्छा, विलियम वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा। विलियम वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा। विलियम वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो काव्य भाषा है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की जब भाषा की हम बात करते हैं, काव्य भाषा की बात करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि उनका काव्य कैसा है, काव्य में कैसे भाषा
कैसी भाषा होनी चाहिए, ये तमाम बातें हमारे दिल में, मन मस्तिष्क में आती है। तो देखिए हम देखते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा सिद्धांत इसकी चर्चा होती रहती है। एक मिनट रुकिए, मैं काव्य भाषा, अर्थ और विकास। विलियम वर्ड्सवर्थ इसके बारे में बताते हैं कि वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा विषयक विचार इस प्रकार हैं। उन्होंने काव्य भाषा के संबंध में जो बातें कही है वो इस प्रकार है। नवशास्त्रवादी विचारधारा के विपरीत जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जो आंदोलन आया, नवशास्त्रवादी आंदोलन, उस आंदोलन यानी विचारधारा के विपरीत वर्ड्सवर्थ ने काव्य में ग्रामीणों की प्राकृतिक एवं स्वाभाविक बोलचाल की भाषा पर बल दिया। महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने ग्राम जीवन से, ग्रामीण परिवेश में जो बोलचाल की भाषा है, जो प्राकृतिक भाषा है, जो स्वाभाविक भाषा है, उसी को काव्य भाषा बनाया जाए, उस पर बल दिया। वर्ड्सवर्थ की स्पष्ट धारणा है कि काव्य भाषा जनसाधारण की भाषा का चुनाव हुआ रूप होने के कारण कहीं अधिक स्थायी और दर्शन प्रतीत होती है। वर्ड्सवर्थ ये मानते हैं कि अगर काव्य भाषा जनसाधारण की भाषा होगी तब ये अधिक स्थायी और दर्शन प्रतीत होगी, यानी ग्राह्य प्रतीत होगी। वर्ड्सवर्थ काव्य में वास्तविक भाषा की बात करते हैं। वे कहते हैं कि हम जिस भाषा में अपनी बात करते हैं उसी भाषा में काव्य लिखा जाए तो लोगों को समझने में आसानी होगी। वास्तविक भाषा से तात्पर्य ग्रामीण मनुष्य की बोलचाल की भाषा है, उसे हम वास्तविक भाषा मानते हैं। ये काव्य की भाषा और गद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं मानते। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं गद्य की भाषा एवं छंदोबद्ध रचना की भाषा में ना तो कोई तात्विक अंतर है ना हो सकता। यानी गद्य की भाषा और पद्य की भाषा को वे अलग अलग नहीं मानते बल्कि एक ही मानते हैं। उनकी दृष्टि से गद्य की भाषा और पद्य की भाषा में कोई अंतर नहीं है। वर्ड्सवर्थ ये भी मानते हैं कि उन्मेष युक्त भावों की भाषा अनायास, भव्य, सजीव और चित्रात्मक होगी। जो हमारे जो विचार हैं जब वो प्रबल स्पॉन्टेनियस होते हैं तो उसकी जो भाषा है वो भव्य होगी, सजीव होगी और चित्रात्मक होगी, बिल्कुल कृत्रिम नहीं होगी। वर्ड्सवर्थ ये भी बताते हैं कि छंदों का प्रयोग कविता में होता है, लेकिन छंद का प्रयोग मनमाना न होकर उपयुक्त नियमबद्ध ढंग से और निश्चित तरीके से होना चाहिए, ये भाषा के लिए आवश्यक है। तो ये भी वर्ड्सवर्थ कविता की परिभाषा इस प्रकार देते हैं। वो लिखते हैं प्रबल मनोभावों का सहज उच्छलन ही कविता। पोइट्री इज ए स्पॉन्टेनियस पावरफुल फीलिंग। तो ये कालरीज भी इस प्रकार परिभाषा देते हैं। तो इसी प्रकार जब हम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं तो वर्ड्सवर्थ के चिंतन की बात करते हैं तो इसमें यही महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने है कि किस प्रकार वर्ड्सवर्थ की भाषा में ये तमाम चीजें हमारे सामने हैं। और इनके देखिए ये बताया जाता है। तो इस प्रकार जो है वर्ड्सवर्थ की भाषा संबंधी मान्यता है। उन्होंने, मैंने कहा, वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा सिद्धांत की लोगों ने आलोचना भी की, उसका मूल्यांकन भी किया। लेकिन ये वर्ड्सवर्थ के बारे में जरा आप जान लीजिए, ये विलियम वर्ड्सवर्थ पाश्चात्य काव्य शास्त्र, मैंने तो भाषा के बारे में बता दिया लेकिन इनके बारे में बताना जरूरी है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में विलियम वर्ड्सवर्थ का समय 1770 से लेकर 1850 तक माना जाता है। एक महान हस्ती है जिनकी ख्याति आलोचक के रूप में कम, कवि के रूप में ज्यादा है। कालरीज, वायरन, शेली, कीट्स, सादी सरीखे प्रसिद्ध अंग्रेजी कवियों के समकालीन विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 में इंग्लैंड के पोएट्स इलियट्स अर्थात राजकवि के पद से नवाजे गए। ये इनकी काव्य भाषा संबंधी, वर्ड्सवर्थ के पूर्व में काव्य भाषा संबंधी जो मान्यताएं थी वे थी सामान्य बोलचाल की भाषा का आग्रह एवं प्रवृत्ति और विशिष्ट या असाधारण भाषा का आग्रह एवं प्रवृत्ति, दो प्रकार की थी।
लोग विशिष्ट भाषा पर जोर देते थे, लेकिन ये पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने जनभाषा में कविता रचने की बात कही। जनभाषा के माध्यम से, लोक भाषा के माध्यम से जिस भाषा में हम बात करते हैं उसी भाषा में कविता रची जाए, उसी भाषा में कविता लिखी जाए तो उसका प्रभाव व्यापक होगा, ऐसा उनका मानना था। और अंत तक ये इसी मान्यता पर खड़े भी हुए, लेकिन उनकी मान्यताओं की आलोचना भी हुई। ये वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा संबंधी सिद्धांत, काव्य भाषा संबंधी, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा संबंधी सिद्धांत है। इसके आगे जो है आप बताइए। और क्या है जरा बताओ। जी सर। जी सर, उसके बाद कालवीज का काव्य चिंतन है। काव्य चिंतन है या फिर ये है? नहीं सर, कालवीज का काव्य चिंतन। काव्य भाषा तो नहीं है? जी सर। की काव्य भाषा तो नहीं है? नहीं सर, काव्य भाषा नहीं है। ये कालरीज जो है, इनका पूरा नाम है सैमुअल टेलर कालरीज। इनका जन्म 1772 में इंग्लैंड में हुआ था। कालरीज इंग्लैंड तथा विदेशों में कई स्थानों पर घूमे। कालरीज ने 16 वर्ष की आयु में लिखना प्रारंभ किया था। इनका सबसे पहला गद्य संकलन 1795 में प्रकाशित हुआ। पहला कविता संग्रह पोएम्स, जिसका नाम है, इसका प्रकाशन 1796 में हुआ। इसके आगे 1816-1817 में दो और कविता संग्रह निकले। इनकी गद्य रचनाओं में बायोग्राफिया लिटरेरी, द ब्रेन, एड्स टू रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेट तथा कन्फेस ऑफ द एनवायरिंग स्पिरिट ये प्रकाशित हुए। कालरीज का जो सिद्धांत है वो कल्पना का सिद्धांत है। यानी कल्पना, प्रकृति और प्रकार, मुख्य कल्पना, गौण कल्पना, काव्य में इसका क्या स्थान है, कल्पना का विविध प्रयोग उन्होंने किया। तो हम बात करते हैं कि कल्पना के माध्यम से कालरीज ने कौन सी ऐसी अवधारणा व्यक्त की है, कौन सा ऐसा विषय हमारे सामने रखा। तो कालरीज के बारे में जब बात होती है तो एक महत्वपूर्ण बात हमारे सामने है कि कालरीज साहित्य में कैसे हमारे सामने आते हैं। तो कल्पना सिद्धांत, कालरीज ने कल्पना को सौंदर्य विधायिनी तथा सृजनात्मक शक्ति के रूप में स्वीकार किया। कालरीज की दृष्टि में कल्पना जो है वो सौंदर्य विधायिनी है और सृजनात्मक शक्ति है। उनके अनुसार कवि प्रतिभा का शरीर उत्तम बोध है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कालरीज के साहित्य में, कालरीज की स्थापनाओं में कल्पना का विशेष महत्व है। कालरीज से पूर्व कल्पना के विषय में अनेक तरह की असंगत धारणाएं प्रचलित थी। इनमें प्रमुख धारणा यह थी कि कल्पना प्रकृति का वरदान या दिव्य रहस्यमय शक्ति है, इसलिए उसकी व्याख्या तर्क के आधार पर नहीं की जा सकती। लेकिन कालरीज ने कल्पना पर तर्क संगत ढंग से विचार किया और कहा कि बेशक कल्पना दिव्य शक्ति है किंतु रहस्यमय नहीं। उनका काव्य सृजन का मूलाधार ही बना है। तो ये फैंसी शब्द ग्रीक शब्द के फैंटेसिया है और इमेजिनेशन शब्द लैटिन से मिलकर बना है। इस पर उन्होंने महत्व दिया। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि कालरीज ने कल्पना के दो भेद माने, एक तो मुख्य कल्पना, दूसरा है गौण कल्पना। मुख्य कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा इंद्रिय गोचर पदार्थों का बोध होता है। यानी इंद्रियों के द्वारा हम जिस वस्तु का बोध करते हैं, जो पांच इंद्रियां हैं,
उसमें उनमें से हम जिन पदार्थों का बोध करते हैं वो मोक्ष कल्पना के अंतर्गत है। हमारी आंखों के सामने न जाने कितनी वस्तुएं लगातार आती रहती हैं, पक्षी, पशु, घर, मैदान, इन सब अव्यवस्थित बिखरे बिंबों को व्यवस्थित कर ज्ञान कराती हैं। यह एक जीवित एवं महत्वपूर्ण शक्ति है जिसमें हमें मानवीय पदार्थों का बोध होता और गौण कल्पना विशिष्ट लोगों में पाई जाती है। ये एक आत्मिक ऊर्जा है जिसमें मन स्थिति, ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, मनोवेग आदि समाहित रहते हैं, उसे हम गौण कल्पना कहते हैं। सजीवता एवं क्रियाशीलता में गौण कल्पना मुख्य कल्पना के समान ही होते हैं। वह भी इंद्रिय संवेदना को दूर कर व्यवस्था लाती है, किंतु दोनों में अंतर है। मुख्य कल्पना और गौण कल्पना में अंतर है। जहां मुख्य कल्पना का काम सहज भाव से अनजाने ढंग से चलता रहता है, वहां गौण कल्पना का काम ज्ञान पूर्वक, इच्छा पूर्वक होता है। यानी ज्ञान के साथ इच्छा पूर्वक गौण कल्पना को हम लाते हैं। जैसे कोई चित्रकार चित्र तैयार करता है तो उसे कल्पना का सहारा लेना पड़ता है, तब ये जो कल्पना है ये गौण कल्पना है, जो बाह्य जगत से प्राप्त इंद्रिय संवेदना को नए रूप में ढालकर एक नई आकृति प्रदान करती है, रमणीयता का आवरण चढ़ाकर उसे मोहक बना देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो मुख्य कल्पना है और गौण कल्पना है, इसमें कुछ अंतर है। मुख्य कल्पना के अस्तित्व पर ही गौण कल्पना आश्रित है। कालरीज ने गौण कल्पना को मुख्य कल्पना का प्रतिध्वनि कहा। यह महत्वपूर्ण है कि कालरीज जो है ये गौण कल्पना को मुख्य कल्पना का आश्रित मानते हैं। मुख्य कल्पना अचेतन रूप में है, जबकि गौण कल्पना चेतन रूप में। अचेतन यानी अनैच्छिक, यानी जो मुख्य कल्पना है उसे हम इच्छा न करके भी वो हमारे मन में आ सकती है, लेकिन जो गौण कल्पना है वो ऐच्छिक है। इच्छा करने पर ये कल्पना आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इसका तात्पर्य है कि गौण कल्पना विनाश विघटन का कार्य करती है और मुख्य कल्पना संगठन का कार्य करती है। इस प्रकार कालरीज का जो कल्पना सिद्धांत है ये यही इसकी समाप्ति होती है। तो आगे जो है जिस पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, मैं केवल ये जानना चाहूंगा कि जो हमने अभी पढ़ाया इस पर किसी को अगर कोई डाउट है तो बताए, नहीं तो हम आगे की कक्षा के लिए। देखिए आज कल मैंने किसी विद्यार्थियों को परसों मैंने कहा था कि पढ़कर आइए, तो केवल एसके के अलावा कोई नहीं आए, क्योंकि उन्हें पता था कि आएंगे तो सर कहेंगे कि भाई बताओ, तो इससे अच्छा है कि क्लास में नहीं आना, क्योंकि ये तो फिजिकल क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लास है। आएंगे तो झंझट है, नहीं आएंगे तो सुविधा नहीं है। खैर जो है वो आप जाने, मैं क्यों इस पर टांग अड़ाऊं, ये मेरा काम नहीं है। जो मेरा काम है मैंने आप लोगों के सामने रखा। आगे क्या क्या विषय है जरा आप मुझे सूचित कर दीजिए, तो क्योंकि अगली जो कक्षा होगी ये भाषा यानी काव्य शास्त्र की जो होगी, शायद 1 तारीख को है। 1 तारीख को जो कक्षा होगी ये आपकी अंतिम कक्षा होगी काव्य शास्त्र पर। तो क्या क्या विषय है जरा आप मुझे कहिए, तो इस हिसाब से इसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे। कोई एक इसके आप जरा बताइए कौन कौन से विषय और बचे हुए हैं। यस सर। हेलो विषय का नाम बताइए, क्या क्या बचा सर। क्रोचे अभिव्यंजनावाद। हेलो हाँ सुन रहा हूँ, आप बताते रहिए, मैं सुन रहा हूँ। जी सर। 21.6 में है क्रोचे अभिव्यंजनावाद। 21.7 में है टी.एम. एलियट है परंपरा वो जो है। 21.8 में है आई.ए. रिचर्ड्स। 21.9 में है शास्त्रीयतावाद एवं नमो शास्त्रीयतावाद। 21.10 में है नई समीक्षा। 21.11 में है मार्क्सवादी समीक्षा। 21.12 में है यथार्थवादी, अति यथार्थवादी एवं जुदाई यथार्थवाद। वो जुदाई नहीं है, जादुई यथार्थवाद है। यस सर, यस सर। 21.13 में है आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता। 21.14 में है शैली विज्ञान। 21.15 में है संकल्पना है।
बस सर। क्या इतना हम लास्ट डे में कर पाएंगे? जितना होगा उतना कर पाएंगे, क्योंकि सर एक एक सब मतलब अभी जितना स्टूडेंट है एक बाहर लें तो एटलीस्ट 4 5 लिया मतलब। भाई, लिया था ना, पिछली क्लास में भी हमने बांटा था। जी सर। अलावा आपके अब क्लास में कौन है जो बोलने वाला है? जब जरा मुझे बताओ, जिसने तैयारी की है और पढ़ना चाहता है, बोलने के लिए उत्सुक है। नहीं आए ना, देखा हमने, जितना हो सकता है हम उतना करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि 3 क्लास दिया है, 4 दिया होता तो हम करते। 3 4 तो ले रहे हैं, उससे आगे कैसे ले सकते हैं? संभव जी नहीं है। सर। क्यों? पढ़कर आइए, जहां जहां डाउट होगा पूछिएगा। अब जो विषय है, जितना मैंने पढ़ाया, अगर आपको डाउट है आप में से किसी को, तो बताइए, मैं ये करके उसे उन शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। आप में से किसी की कोई शंका है तो आप बेझिझक बताइए। सर। बताइए। सर अरस्तु की जो साहित्य सिद्धांत और जो लॉजेंस की उद्यम संकल्पना में मतलब वो क्या अरस्तु और लॉजेंस के बीच में सर क्या मतलब वो डिफरेंस है कि वो क्या वो कहते हैं अरस्तु और लॉजेंस। देखिए, अरस्तु और प्लेटो में डिफरेंस हम कर सकते हैं, लोजाइनस में नहीं कर सकते। उनके विचार अलग हैं, इनके विचार अलग हैं। प्लेटो और अरस्तु में जो अंतर है, वो है कि प्लेटो मानता है कि काव्य जो है अनुकरण है, अनुकरण का अनुकरण है। लेकिन अरस्तु कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये उसका एक ही कारण नहीं है, उसके बाद भी है कि काव्य ऐसा हो सकता है, काव्य को ऐसा होना चाहिए, ये भी आवश्यक है, ये भी जरूरी है। लेकिन प्लेटो और अरस्तु में काव्य सिद्धांत को लेकर अंतर है, लेकिन प्लेटो और इसके इसे लेकर अंतर नहीं है। हम इनकी समानता नहीं कर सकते लोंजाइनस की उदात्त तत्व की। ठीक है, इसके जी सर।
सर सर आपको सुनाई दे रहा है? बताइए। सर मैं टीएस इलियट के बारे में जरा कहना चाहती हूँ। नेक्स्ट क्लास में आप टीएस इलियट को पढ़कर आइए और उसकी चर्चा करेंगे। जैसे सर सर मुझको ये इस टॉपिक दिया था। टीएस इलियट ने, जी सर। तो टीएस इलियट अगले क्लास में हम उसकी चर्चा करेंगे, टीएस इलियट। आज मैं स्टार्ट कर दूंगी और उसके बाद जो बच जाएगा उसको पहले क्लास में आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बताइए, लेकिन 5 मिनट के अंदर बताइए, अब वो 10 मिनट शेष है। ठीक है सर। तो टीएस पहले हमें जानना होगा कि टीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो टीएस का उसका पूरा नाम है टीएस इलियट का टंसिल स्टेन इलियट। पूरा नाम हाँ टंस्टेन इलियट है। तो उसका जन्म अमेरिका में हुआ था। 26 सितंबर 1888 में हुआ था। उन्होंने अमेरिका में 1910 में विश्वविद्यालय में एमए किया था और उन्होंने ट्रेडिशनल एंड द इंडिविजुअल टैलेंट पर एक पुरस्कार भी मिला था 1919 में। और उन्होंने और उनका प्रसिद्ध रचनाएं द स्कार्ड वर्ल्ड 1920 में किए थे और सिलेक्टेड एसेज 1917 में किए थे और द यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म में 1940 में किए थे। पोइट्री एंड ड्रामा 1957 में किए थे। वन पोएट्री एंड पोएट 1957 में किए हैं। और उनका विश्वास था परंपरा की अवधारणा। उनका विश्वास था कि परंपरा मनुष्य के अर्जित संपत्ति है। उनका परंपरा पर बहुत विश्वास था और परंपरा अपना अर्जित संपत्ति है। मनुष्य मन में यदि इच्छाओं से उनका परंपरा के बारे में वो कह दिया कि परंपरा इलियट का तात्पर्य उन सभी स्वाभाविक कार्यों रीति रिवाज तत्वों से है जो एक स्थान में रहने वाले समुदायों के व्यक्तियों के रक्त संबंधों को व्यक्त करते हैं। इलियट परंपरा का महत्वपूर्ण तत्व इतिहास बोध को स्वीकार है। परंपरा के उनका अभिप्राय न तो अत्याधुनिकीकरण से है और न ही प्राचीन रूढ़ियों के मुख अनुमोदन से है। इलियट के अनुसार हेलो जी सर। शकुंतला, उसका जिस्ट बताओ, जिस्ट टीएस इलियट की जो परंपरा है ना, उसका जिस्ट बताओ। उसे पढ़ो मत, उसके उस परंपरा का जो बोध है, उस परंपरा बोध पर टीएस इलियट ने क्या कहा है, उस पर अपना विचार रखो। उसे पढ़ो मत एक एक लाइन करके। अगर नहीं तैयारी की है तो नेक्स्ट क्लास में उसका जो परंपरा पर उनका जो विचार है उस पर आप अपना अपनी तैयारी करके आइए, उस पर अपना सारगर्भक विचार प्रस्तुत कीजिएगा। पढ़िए मत। पढ़ने पढ़ने पर तो सबके पास किताबें हैं, सब कोई हर कोई पढ़ लेगा। रीडिंग मारने से कुछ नहीं होता, उसका जो जीस्ट है
उसका जो सार है, उसका जो मूल तत्व है, जो संवेदना है, उसे जानने की आवश्यकता है, उसे खंगालने की आवश्यकता है। बात समझ में आई? हेलो। जी सर। हाँ, पढ़ने के लिए तो हर कोई पढ़ सकता है। बीए के विद्यार्थी में पढ़ना तो 7वीं 8वीं के विद्यार्थियों को है। बीए का विद्यार्थी को जीस्ट निकालना है, उसमें क्या सार तत्व है, उसमें क्या अंतर वस्तु है, क्या बातें कही गई हैं, उन तमाम प्रक्रियाओं को आत्मसात करते हुए उसे क्या करना, देना। जी सर। नेक्स्ट क्लास में आप लोग तैयार होकर आइए, टीएस लेट से लेकर जितना हो सकता है करेंगे, क्योंकि ये तो अकाउंटिंग का क्लास है। 3 क्लास में कैसे ये विषय समाप्त हो सकता है। अब वो 2-4 मिनट ही शेष बचा है, अगर किसी को कोई शंका है तो पूछिए, अन्यथा हम धीरे धीरे आगे चलकर इसे बंद करेंगे।